हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फाइनेंस विद नोबिता। हमने ऑलरेडी है ना फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करके रखे हुए हैं, उसको आप जरूर देखिएगा क्योंकि फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्टरी चैप्टर होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जानने के लिए। सेकंड चैप्टर से आपका मेजर पोर्शन शुरू हो जाता है, सो उसको देखिए। उसके हर वीडियो के एंड में है ना 10 एमसीक्यूज मिलेंगे, उसको आप जरूर दीजिएगा स्टॉप करके, एक एक करके, बिना देखे, सो दैट आपको पता चले कि आपको वो चैप्टर से क्या क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, सो दैट आप वो चैप्टर वापस एक बार रिवाइज कर सके एग्जाम के लिए। और हम ना इस पूरे प्लेलिस्ट में ना 12 वीडियोस डालेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज अलग से भी डालेंगे, सो दैट आप प्रॉपरली एग्जाम के लिए एकदम अच्छे से प्रिपेयर होकर है ना एग्जाम दे सके और इजीली वन गो में पास कर सके विद गुड परसेंटेज। 80-90% तो आपको इजीली आ जाएगा। सो प्लीज है ना अच्छे से सीरियसली इसको देखिएगा। थोड़ा लंबा वीडियो होता है बट अगर आप पूरा कंप्लीट देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अगर आपके कोई दोस्त एनआईएसएम का एग्जाम दे रहे हैं 5A का, उनको भी प्लीज शेयर कीजिएगा ये वीडियोस। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक बटन दबाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस प्लेलिस्ट को ट्रैक रखिए क्योंकि मैं इसमें इससे रिलेटेड और वीडियोस अपलोड करूंगा। 12 चैप्टर है तो 12 वीडियोस आएंगे, आप वीडियोस देख सकते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप एग्जाम्स को इजीली पास कर जाएंगे। मैंने जो कुछ भी कवर किया है वो लगभग पूरा सिलेबस है, तो चलिए शुरू करते हैं लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड के साथ। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अभी जैसे हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स, राइट? तो उसमें एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी एक पार्ट है जिसमें हम पता करेंगे कि कौन कौन काम कर रहा है ऊपर से नीचे तक एक म्यूचुअल फंड बिजनेस को चलाने के। तो जैसे कि हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स एस्टैब्लिश हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट। आपको याद रखना है कि ये कंपनीज के अंडर नहीं रजिस्टर होता है या एस्टैब्लिश होता है, ये ट्रस्ट के फॉर्म में एस्टैब्लिश होता है क्योंकि म्यूचुअल फंड का काम है कि अपने बेनिफिशियरीज लाइक अपने इन्वेस्टर्स को बेनिफिट देना। एक या उससे ज्यादा स्पॉन्सर हो सकते हैं उसको क्रिएट करने के पीछे, राइट? जो कि मेन पर्सन होते हैं म्यूचुअल फंड बिजनेस में। स्पॉन्सर्स क्या करते हैं? अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड बिजनेस में। एंड स्पॉन्सर्स ही होते हैं जो म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रेशन के लिए सेबी को एप्लीकेशन देते हैं। मतलब स्पॉन्सर ही होता है जो आइडिया लाता है कि मुझे एक म्यूचुअल फंड बिजनेस करना है, वही अपना कैपिटल इन्वेस्ट करता है, वही रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन भी देता है सेबी को। इसी वजह से ये इसको सबसे टॉप पर रखा गया है और इसीलिए इनको म्यूचुअल फंड बिजनेस का प्रमोटर भी कहा जाता है। जैसे कोई भी कंपनी जो चलाता है, जैसे अभी रिलायंस है, रिलायंस कंपनी के जो प्रमोटर हो गए वो एक तरीके से मुकेश अंबानी जी हो गए, राइट? वैसे ही म्यूचुअल फंड बिजनेस अगर कोई भी होगा तो उसका जो स्पॉन्सर होगा उसको प्रमोटर कहा जाता है, ये याद रखिएगा। म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है तो हर ट्रस्ट के बेनिफिशियरीज होते हैं। बेनिफिशियरीज का मतलब जिनको बेनिफिट मिलने वाला है, राइट? जैसे अभी अनाथ आश्रम जाते हो तो अनाथ आश्रम में अनाथ लोगों को बेनिफिशियरीज कहा जाता है जिनको बेनिफिट मिलेगा। वैसे यहाँ पर कौन होगा? बेनिफिशियरी इन्वेस्टर्स होंगे। यहाँ पर हम जैसे जो अपना 500 रुपए का एसआईपी, 1000 रुपए का एसआईपी, 10,000 रुपए का एसआईपी लगा के म्यूचुअल फंड को देते हैं और म्यूचुअल फंड हमारे बिहाफ पे इन्वेस्ट करके हमें जो रिटर्न्स देते हैं वो हमारे लिए बेनिफिट ही हो गया, राइट? विदाउट कुछ काम किए हमें बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन हर ट्रस्ट को चलाने के लिए ट्रस्टीज भी तो चाहिए ना, इसलिए ट्रस्टीज एक इंडिविजुअल पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या पूरी कंपनी या बैंक भी हो सकती है जो कि अपॉइंट की जाती है किसके द्वारा? स्पॉन्सर के द्वारा। ट्रस्टीज का यहाँ पर मेजर रोल ये होता है कि म्यूचुअल फंड बिजनेस के पास जितना भी प्रॉपर्टी है या असेट्स है वो सब इन्वेस्टर्स मतलब यूनिट होल्डर्स के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं या नहीं, उस पर ध्यान दें। ट्रस्टीज चेक करते हैं कि सारी लीगल कंप्लायंसी सही से फॉलो हो रही है या नहीं। एक इंपॉर्टेंट बात बताना आपको भूल गया था कि स्पॉन्सर्स जब ट्रस्टीज को अपॉइंट करते हैं तो इनके बीच में एक एग्रीमेंट बनता है जिसको ट्रस्ट डीड के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? ट्रस्ट डीड, जो कि सेबी के इंस्ट्रक्शंस रेगुलेशंस के आधार पर ही बनता है। अब चलते हैं थर्ड की तरफ, जो है असेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एएमसी के नाम से भी जानते हैं। एएमसी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है जो डे टू डे एक्टिविटीज ऑपरेशंस हैंडल करती है म्यूचुअल फंड बिजनेस का। जैसे अभी म्यूचुअल फंड बिजनेस है तो कोई तो उसको मैनेज कर रहा होगा, राइट? ऑपरेशंस हैंडल कर रहा होगा, उसको वो एएमसी करती है। अब असेट मैनेजमेंट कंपनी स्पॉन्सर्स या ट्रस्टीज के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो स्पॉन्सर ट्रस्टीज को अपॉइंट करती है और एएमसी को कौन अपॉइंट कर सकता है? या तो स्पॉन्सर या तो ट्रस्टी, लेकिन एक दूसरे का अप्रूवल लेना वहां पर इंपॉर्टेंट है। अगर स्पॉन्सर ने अपॉइंट किया ट्रस्टीज को तो ठीक है, लेकिन अगर ट्रस्टी ने एएमसी को अपॉइंट किया है तो स्पॉन्सर का उनको अप्रूवल लेना इंपॉर्टेंट है। एएमसी ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैंडल करती है लाइक फंड मैनेजमेंट, ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विस, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड अदर फंक्शंस, जिसके वेरियस पार्ट्स भी है, डिवाइड भी हुआ है, उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, ठीक है? अब चलते हैं कंप्लायंस की तरफ। कंप्लायंस फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ कंप्लायंस ऑफिसर्स होते हैं जो बहुत क्लोजली काम करते हैं ट्रस्टीज एंड एएमसी के साथ, ताकि सारी लीगल कॉम्प्लायंसेस एंड ड्यू डिलिजेंस वर्क रिलेटेड टू केवाईसी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, असेट होल्डिंग, ये सब प्रॉपर मैनर में मेंटेन किया जा रहा है कि उस पर ध्यान दें। कंप्लायंस ऑफिसर्स को इन चीजों के का ध्यान रखने के लिए ही अपॉइंट किया जाता है। किसी भी कंपनी में लीगल कंप्लायंस होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो इन्वेस्टर्स के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं या एथिकल वे से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो सब पे ध्यान देने के लिए कंप्लायंस ऑफिसर्स होने बहुत जरूरी है, ठीक है? सिक्स्थ इज
फंड मैनेजमेंट। फंड मैनेजमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। एनालिस्ट, फंड मैनेजर्स एंड डीलर्स, ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि इन्वेस्टर्स के मनी को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। जैसे हम अपने पैसे को म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमें रिटर्न्स मिल सके, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो, हमारा वेकेशन प्लानिंग हो, या कोई भी चीज के लिए हम एक ऑब्जेक्टिव बना के इन्वेस्ट करते हैं, राइट। वैसे ही फंड मैनेजमेंट क्या करती है, हमारे पैसे को लेके सही जगह पे एनालिसिस करके इन्वेस्ट करती है सही टाइम फ्रेम के लिए, ताकि वो प्रॉपर रिटर्न जनरेट करके एट द एंड हमको दे सके, जैसे कि इन्वेस्टर्स को दे सके। नेक्स्ट है ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विस। अगर हम ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विस के बारे में बात करें तो कस्टमर सर्विस पहले हम समझ लेते हैं। जैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम होता है किसी भी म्यूचुअल फंड के रिलेटेड, स्कीम के रिलेटेड, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले किसको अप्रोच कर पाते हो, आप कस्टमर सर्विस को अप्रोच करते हो, चाहे ऑफिस में जाके करो या कॉल पे अप्रोच करो, ईमेल के थ्रू करो, तो कस्टमर सर्विस वहां बैठा होता है आपकी हेल्प के लिए। वैसे ही ऑपरेशंस की टीम होती है जिसमें 4 चीजें आती है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी, कस्टोडियन, फंड अकाउंटिंग एंड कैश मैनेजमेंट टीम। अब इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजों को हम डिटेल में तो आगे समझेंगे ही, लेकिन मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी का काम क्या होता है, आरटीए का काम क्या होता है, कि वो सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है रिलेटेड टू परचेज सेल्स ऑफ एनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स या स्कीम्स, राइट। कोई स्विचिंग हो रही है कि नहीं, इन सब चीजों के बारे में वो रिकॉर्ड रखती है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो करती है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी। जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हो कभी, तो आपको ना एक स्टेटमेंट आता होगा, राइट, अकाउंट स्टेटमेंट आता होगा कि आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है, कब इन्वेस्ट किया है, क्या वैल्यू चल रहा है। वो आरटीए का ही काम होता है कि वो आपको बनाकर भेजे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा कि आरटी का काम क्या होता है, रिकॉर्ड मेंटेन करना प्लस अकाउंट स्टेटमेंट्स भेजना। सेकंड इज कस्टोडियन। कस्टोडियन का काम क्या होता है, कस्टडी। कस्टडी वर्ड से क्या आपको याद में आ रहा है, जैसे अभी पुलिस किसी क्रिमिनल को कस्टडी में लेती है अपने, राइट, वैसे ही यहाँ पर कस्टोडियन का काम क्या होता है कि जितने भी असेट्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है, जैसे कि अभी समझो रिलायंस कंपनी के 10 शेयर्स को खरीदा गया है बाई फंड मैनेजमेंट, तो वो कस्टडी में रखना उनका काम होता है कस्टोडियन का। वो सारे असेट्स को प्रॉपरली ये करते हैं, कस्टडी में रखते हैं अपने, ताकि यहाँ से वहां कुछ हो ना, हेरा फेरी ना हो, सब कुछ प्रॉपरली सेफ रहे। थर्ड इज फंड अकाउंटिंग। फंड अकाउंटिंग टीम का काम क्या होता है कि अकाउंट्स मैनेज करे, पूरी जो भी चीजें चल रही हैं आसपास, अकाउंट्स मैनेज करे उसकी। और फोर्थ है कैश मैनेजमेंट टीम, जिनका काम है ऑब्वियसली कैश मैनेज करना, सही जगह पे सही चीजें प्रॉपरली जा रही है कि नहीं, कोई हेरा फेरी या कोई चोरी वगैरह तो नहीं हो। उसके बाद आती है सेल्स एंड मार्केटिंग की। अब यहाँ पर जो सेल्स एंड मार्केटिंग है, इसमें एक चीज आती है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन। जो आप ये एग्जाम देने जा रहे हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड 5 है डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जाम, राइट, एक बार आप ये एग्जाम क्लियर हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, आपको जाके एआरएन नंबर के लिए अप्लाई करना है। एआरएन का फुल फॉर्म है एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा। ये एआरएन नंबर मिलने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज के साथ क्या कर सकते हैं, अपने आप को एम्पैनल करा सकते हैं। जब आप एम्पैनल करा लेते हैं, मतलब आप उनका स्कीम, मतलब आप उनका म्यूचुअल फंड स्कीम बेचना चाहते हैं, तब आप किसके अंडर काम करेंगे, आप डिस्ट्रीब्यूशन टीम के अंदर काम करेंगे, जिसका मतलब सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए आप काम करेंगे। नेक्स्ट इज अदर फंक्शंस। अदर फंक्शंस में 3 चीज आती है जो नॉर्मली हर कंपनी में होती है, जैसे कि फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जो सबको सैलरी प्रॉपरली मिल रही है कि नहीं, सब कुछ प्रॉपरली एडमिन चेक करता है कि सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिनका काम होता है हायरिंग हो सही लोगों की, ठीक है। और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, जो हर चीज की टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली चेक करें। जैसे अगर आपने कोई ऐप यूज किया हो, जैसे कि ग्रो, जीरोधा या अपस्टॉक्स, जिससे आप इन्वेस्ट कर सके, एंजल प्रोटीन, तो इन सब की जो पीछे जो टेक्नोलॉजी है, वो ऑब्वियसली वो टेक्नोलॉजी टीम हैंडल करती है। तो आई होप आपको ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक ब्रीफ में समझ में आ गया हो, जिसके बारे में हम डिटेल में आप अगले स्लाइड से पढ़ेंगे। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया पहले ही, क्योंकि अगर मैं आपको एक एक करके समझाता तो शायद आपको समझने में मुश्किल होता, लेकिन अगर मैंने आपको एक चार्ट की फॉर्म में पहले अभी आप सबको समझा दिया, तो आपको अब याद रहेगा कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन किसके लिए काम कर रहा है, एंड लेटर ऑन आपको एक एक के बारे में फीचर्स। लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो अब चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन चलो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने बहुत जरूरी है, उसको हम जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, म्यूचुअल फंड इज एस्टैब्लिश्ड एज अ ट्रस्ट अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। अगर आपको कभी भी ऐसा डाउट हो कि म्यूचुअल फंड्स एक बिजनेस है, तो बिल्कुल भी वो एक बिजनेस के फॉर्म में रजिस्टर्ड नहीं है या कोई कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड नहीं है। वो एक इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत ट्रस्ट के फॉर्म में वो एस्टैब्लिश्ड हुआ है, ठीक है, इंडिया में, ताकि वो बेनिफिट दे सके। इसी से रिलेटेड सेकंड पॉइंट आता है, इन्वेस्टर यूनिट होल्डर्स आर कंसिडर्ड एज बेनिफिशियरीज ऑफ म्यूचुअल फंड। जैसे कि कोई भी ट्रस्ट का काम क्या होता है कि किसी ना किसी को वो बेनिफिट दे, राइट। जैसे कोई ट्रस्ट क्या करती है, किसी स्कूल में गरीब बच्चों को पढ़ाती है, राइट, तो उनको वो बेनिफिट दे रही है। वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में किनको बेनिफिट मिलता है, इन्वेस्टर्स को, यूनिट होल्डर्स को, जैसे कि हम, आप और हम जैसे लोग जो अपना हार्ड अर्न्ड मनी इन्वेस्ट करते हैं, 500 रुपए, 1000 रुपए,
5,000 10,000, जिसकी जैसे रिस्क एपेटाइट है, जो जैसे इन्वेस्ट कर सकता है उसके फॉर्म में। और म्यूचुअल फंड का एज अ ट्रस्ट काम क्या है कि उसको प्रॉपर एनालिसिस के साथ सही जगह इन्वेस्ट करके हमें रिटर्न्स प्रोवाइड करना। ठीक है, तो यहाँ पर बेनिफिशियरीज इन्वेस्टर्स होगा, मतलब यूनिट होल्डर्स। तो ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्कीम्स, अभी म्यूचुअल फंड खाली एक म्यूचुअल फंड करके कुछ नहीं होता। म्यूचुअल फंड एक कंसेप्ट है जिसके अंदर बहुत सारे स्कीम्स होते हैं अलग अलग टाइप के, जिसके तहत इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अगर कोई इक्विटी स्कीम है तो वो क्या करेगी, मेजर प्रोपोर्शन ऑफ अमाउंट इक्विटी में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगी। कोई डेट स्कीम है तो डेट में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगी। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स वगैरह वगैरह में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगी ज्यादा अमाउंट। गोल्ड, आपको सबको क्लियर है कि गोल्ड क्या होता है। फिर बॉन्ड्स आता है, फिर रियल एस्टेट आता है, एक्सेट्रा। अलग अलग स्कीम्स अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करती है, अलग अलग रिस्क एपेटाइट और टाइम होराइजन के। जैसे कि लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि स्पॉन्सर क्या करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, वही एक आइडिया लेके आता है कि मुझे म्यूचुअल फंड बिजनेस शुरू करना है, वो एक ट्रस्टी को अपॉइंट करता है। बट ये दोनों तो अपना अपना काम कर रहे हैं। स्पॉन्सर ने अपना काम कर दिया, ट्रस्टी क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि लीगल कंप्लायंस सब सही से चल रहा है कि नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, सारे असेट्स पे ध्यान दे रहा है। लेकिन काम कौन कर रहा है, ये म्यूचुअल फंड बिजनेस चला कौन रहा है, उसके लिए एक सेपरेट असेट मैनेजमेंट कंपनी को सेटअप किया जाता है टू रन म्यूचुअल फंड बिजनेस। तो हमने देखा भी था थर्ड पॉइंट, ईएमसी का काम क्या होता है, राइट। तो उसी के बारे में यहाँ लिखा है कि एक अलग असेट मैनेजमेंट कंपनी को बिठाया जाता है। अब असेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है, डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द स्कीम्स। उनका काम क्या होता है, डे टू डे जो भी बिजनेस ऑपरेशन है, एक्टिविटीज है, उसके ऊपर काम करना। ठीक है, एंड एएमसी किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, स्पॉन्सर और ट्रस्टी, कोई भी उनको अपॉइंट कर सकता है। ट्रस्टी को कौन अपॉइंट करता है, स्पॉन्सर अपॉइंट करता है। एएमसी को कौन अपॉइंट करता है, या तो स्पॉन्सर या तो ट्रस्टी। तो ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मे बी एक एमसीक्यू की तरह आपको आ जाए कि हु अपॉइंट्स एएमसी। ऑप्शन दे देंगे आपको चार, स्पॉन्सर, ट्रस्टी, कस्टोडियन या लीगल कंप्लायंस ऑफिसर। तो फिर उस टाइम पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान में रखना है कि या तो ट्रस्टी कर सकता है या तो स्पॉन्सर कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, द म्यूचुअल फंड ट्रस्ट इज क्रिएटेड बाय स्पॉन्सर्स हु आर द मेन पर्सन्स इन्वेस्टिंग कैपिटल इन द म्यूचुअल फंड बिजनेस। ये अभी हमने जस्ट बात किया कि स्पॉन्सर का ही आइडिया होता है कि उसको म्यूचुअल फंड बिजनेस करना है, वही अपना सारा का सारा कैपिटल लगाता है, राइट। वही एप्लीकेशन भी देता है सेबी को म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए। तो इसीलिए इसको टॉप पे रखा गया है चार्ट के। जब म्यूचुअल फंड के लिए स्पॉन्सर ट्रस्टी को जब अपॉइंट कर रहा होता है ना, तो उस टाइम पे उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उसका नाम है ट्रस्ट डीड। तो ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कभी भी आपको कभी भी ये पूछा जा सकता है, इस वजह से इसको ध्यान में रखिएगा। अब ट्रस्टीज अपॉइंट तो हो गए, बट उनका काम क्या है, उनका काम है कि इन्वेस्टर्स जो है, जो लास्ट में बेनिफिट लेने वाले हैं, उनके लिए सब कुछ सही से हो रहा है कि नहीं, कोई फ्रॉड तो नहीं चल रहा है कंपनी में, राइट। इसी वजह से उनका काम होता है कि हर एक चीज चेक करे, लीगल कंप्लायंस टीम चेक करे, लीगल कंप्लायंस ऑफिसर्स के साथ कंटिन्यूअसली बैठ के बातचीत करें कि सब सही चल रहा है कि नहीं, सब कुछ चेक करते रहें, ताकि इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स को कुछ इशू ना हो। जैसे सेबी कैसे करती है, प्रोटेक्ट करती है ना सारे इन्वेस्टर्स को, वैसे ही यहाँ पर म्यूचुअल फंड बिजनेस में ट्रस्टी प्रोटेक्ट करती है उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है। कस्टडी ऑफ द असेट्स ऑफ द स्कीम लाइज विद द कस्टोडियन हु इज अपॉइंटेड बाय द ट्रस्टी। अब कस्टोडियन को कौन हायर कर रहा है, कौन अपॉइंट कर रहा है, ट्रस्टीज हायर कर रहे हैं। तो कस्टोडियन का काम क्या होता है कि जितने भी असेट्स में, जैसे कि इक्विटी, डेट, अभी हमने देखा रियल एस्टेट, ये सब में इन्वेस्ट किया जाता है बाय म्यूचुअल फंड, लाइक फंड मैनेजमेंट। तो ये सारा जो शेयर्स आता होगा या पेपर्स आते होंगे, वो सब कहाँ सेव किए जाते हैं, वो कस्टोडियन के पास सेफ रहते हैं। उनका काम है उनको कस्टडी में लेके प्रॉपर्ली उनका ध्यान रखना है। द लास्ट, द रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टर्स एंड देयर यूनिट होल्डिंग मे बी मेंटेन्ड बाय एएमसी इटसेल्फ और इट कैन अपॉइंट अ रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। अभी क्या होता है ना कि जितने भी परचेज हो रहे हैं, सेल्स हो रहे हैं, जैसे मैंने आज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, कल मुझे बेचने का मन किया तो मैंने बेच दिया, कल मेरे को स्विच करने का मन किया तो मैंने ये स्कीम से उस स्कीम में स्विच कर लिया। मुझे लार्ज कैप से मिड कैप में अपना सारा पैसा स्विच करना है तो मैंने कर दिया, राइट। तो इन सब का रिकॉर्ड कौन रखता है, कोई तो होगा ना जो रिकॉर्ड रखता है। तो या तो एएमसी खुद से वो कर सकता है, या तो वो क्या कर सकता है, आरटीए को हायर कर सकता है, जिसका नाम होता है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। उनको हायर करके उनसे करवा सकता है ये काम। तो उनका काम ही होता है आरटीए का कि वो सारा रिकॉर्ड्स मेंटेन करे, परचेज, सेल्स, स्विचिंग, किसी भी चीज के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट उनका एक और काम होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग भूल जाते हैं। जितने भी हमको स्टेटमेंट्स आते हैं, राइट, म्यूचुअल फंड के थ्रू, आपने इसमें इतना इन्वेस्ट किया है, आपका ये चल रहा है वैल्यू, राइट, वो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट ही बनाता है उस स्टेटमेंट को। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो है की कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अभी है ना, हमको ना सब कुछ है ना डिटेल में पढ़ना है कि स्पॉन्सर का एग्जैक्ट काम क्या होता है, ट्रस्टी का काम क्या होता है, बट ना उनका जो मेजर मेन स्पॉन्सर का क्यों उसको स्पॉन्सर का नाम दिया गया है, क्यों वो ट्रस्टी है, उसका मेजर पॉइंटर्स है ना, उसको हम पहले जान लेते हैं, फिर हम डिटेल में अगले साइड से पढ़ेंगे। तो स्पॉन्सर कौन होता है, जो इनिशियल कैपिटल जो होता है ना, जो अपना सारा का सारा कैपिटल उस म्यूचुअल फंड बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसको स्पॉन्सर बोला जाता है, इसीलिए वो टॉप रहेगा चार्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रस्टीज,
तो बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए काम करते हैं, वो लीगल कंप्लायंस ऑफिसर के साथ एग्जैक्टली एकदम क्लोज इनफ होके काम करते हैं ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। असेट मैनेजमेंट कंपनी जिसको हम एएमसी भी बोलते हैं, उनका काम क्या होता है, वन हु लुक्स आफ्टर ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को चेक करते रहते हैं, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज क्या चल रही है उस पर ध्यान देना है उनको, ठीक है। कस्टोडियन, वन हु कीप्स द कस्टडी ऑफ द असेट्स, जितने भी परचेज सेल्स हो रहे हैं, जो भी असेट्स आ रहे हैं उनका ध्यान रखना कस्टोडियन का काम होता है। रेस्ट इज रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी, जिसको हम आरटीए के नाम से भी जानते हैं। उनका काम क्या होता है, जितने भी परचेज सेल्स स्विचिंग ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम्स हो रही है उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना और अकाउंट स्टेटमेंट प्रिपेयर करके भेजना इन्वेस्टर्स। स्पॉन्सर्स के बारे में जान लेते हैं। स्पॉन्सर्स जो अपना कैपिटल लगाते हैं, हमने ऑलरेडी बात कर लिया इस बारे में, एक म्यूचुअल फंड बिजनेस में, राइट। इवन उन्होंने ही एप्लीकेशन दिया होता है सीबी को फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। लेकिन क्या स्पॉन्सर कोई भी बन सकता है? कोई क्राइटेरिया तो होगा राइट स्पॉन्सर्स बनने का, क्योंकि स्पॉन्सर्स बहुत मेन पर्सन होते हैं बिहाइंड द म्यूचुअल फंड बिजनेस, इसीलिए ना इनके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। अगर ये इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिक्स होते हैं तो ही इनको म्यूचुअल फंड बिजनेस करने को अलाउ किया जाता है बाई सेबी, अदरवाइज नहीं किया जाता है। तो चलिए एक एक करके पता लगाते हैं क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहला, स्पॉन्सर शुड बी केयरिंग बिजनेस इन द फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब स्पॉन्सर ने ना फाइनेंशियल सर्विसेज में काम किया होना चाहिए, बिजनेस किया होना चाहिए फॉर नॉट लेस देन 5 years, 5 साल या उससे ऊपर के ही उन्होंने बिजनेस किया होना चाहिए फाइनेंशियल सर्विसेज में। एंड उन्होंने ना उस 5 सालों में ना एटलीस्ट 3 साल है ना प्रॉफिट जनरेट किया होना चाहिए। एंड वो फिफ्थ ईयर को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, प्रीसीडिंग 5 years में जो फिफ्थ ईयर है उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं प्रॉफिट के लिए। तो 3 साल 5 साल में से प्रॉफिटेबल होना चाहिए इंक्लूडिंग द फिफ्थ ईयर। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट 3 years प्रॉफिटेबल थे, फोर्थ और फिफ्थ ईयर लॉस में थे तो भी स्पॉन्सर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। फिफ्थ ईयर एंड फिर अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी 2 और साल उनको प्रॉफिटेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है और फाइनेंशियल सर्विसेज में उन्होंने काम किया होना चाहिए। ये होता है पहला क्राइटेरिया स्पॉन्सर बनने का। सेकंड, स्पॉन्सर को है ना अपने जो नेटवर्थ है, जो एएमसी में वो लगा रहे हैं उसका 40% उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक एएमसी में ना 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुए हैं, तो उसमें से 40 करोड़ रुपए है ना स्पॉन्सर को लगाने पड़ते हैं। कल जाके कोई म्यूचुअल फंड बिजनेस बनने के बाद कोई एनएफओ होता है, जैसे पहली बार कोई म्यूचुअल फंड स्कीम जब लॉन्च होती है ना, तो उसका ना एनएफओ निकलता है, फर्स्ट ऑफरिंग निकलता है, उसमें भी स्पॉन्सर को ही पैसा लगाना पड़ता है सबसे इनिशियल कैपिटल, क्योंकि स्पॉन्सर ही है ना जो मेन कैपिटल डालेंगे सो दैट वो कल जाके फ्रॉड ना कर पाए। ये सबको भी टेंशन नहीं रहता है क्योंकि स्पॉन्सर का खुद का पैसा लगा है तो वो जल्दी फ्रॉड करने का ज्यादा सोचेगा नहीं। थर्ड पॉइंट है, स्पॉन्सर शुड हैव पॉजिटिव नेटवर्थ इन ऑल द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 years, ठीक है। इनका खुद का जो नेटवर्थ होता है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट है, स्पॉन्सर्स हैव टू कंट्रीब्यूट अ मिनिमम ऑफ 50 लाख और 1% ऑफ द कॉर्पस रेज्ड इन द एनएफओ विचएवर इज लोअर, मतलब 50 लाख या 1% ऑफ द कॉर्पस रेज्ड इन द एनएफओ, एनएफओ जितने का भी होने वाला है उसका या तो मिनिमम 50 लाख रुपए देंगे वो, या फिर 1% जो भी लोअर होगा उतना उनको देना पड़ेगा इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो आप नोटिस कर रहे हो हर जगह कैपिटल स्पॉन्सर ही लगा रहा है, इसी वजह से इनको टॉप पे रखा जाता है। एंड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्पॉन्सर है ना फिट होना चाहिए बॉडी से, माइंड से, एवरीवेयर ना वो फिट होना चाहिए तो ही वो स्पॉन्सर बन सकता है। ऐसे कोई समझो व्हीलचेयर पे बैठा हुआ इंसान या मेंटली अनस्टेबल इंसान को स्पॉन्सर नहीं बनाया जा सकता, उसको फिट रहना बहुत जरूरी है, जो इधर लिखा नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने पीडीएफ में अगर ओपन करके देखेंगे यू विल फाइंड दैट पॉइंट अंडर स्पॉन्सर का लास्ट पॉइंट वही लिखा हुआ है। अब बात करते हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के बारे में या फिर ट्रस्टीज के बारे में करें। ट्रस्टीज हैव अ क्रिटिकल रोल इन ensuring that the mutual fund complies with all regulations and protects the interest of unit holders। मैंने आपको पहले ही बताया था स्पॉन्सर ट्रस्टीज को विद द अप्रूवल ऑफ सेबी अपॉइंट करते हैं। ट्रस्टीज का एक ही काम होता है, कंप्लायंस ऑफिसर्स के साथ कंटिन्यूसली बातचीत करते रहें और पता लगाएं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, कुछ भी फॉर्जरी या फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो रहा है, सब कुछ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए हो रहा है कि नहीं, सब कुछ बेनिफिट इन्वेस्टर्स को मिलना चाहिए, उनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, ये काम है ट्रस्टीज का चेक करना, ठीक है। अब ट्रस्टीज अगर हायर हो रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ क्राइटेरिया तो होंगे ना कि कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है, तो उसके बारे में एक करके बात करते हैं। प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी नीड्स टू बी टेकन बिफोर अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज ट्रस्टी। ट्रस्टी किसी को भी अपॉइंट करने से पहले स्पॉन्सर को अप्रूवल लेना पड़ेगा, किसका? सेबी का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। सेकंड, द स्पॉन्सर विल हैव टू अपॉइंट एटलीस्ट 4 ट्रस्टीज, मतलब कम से कम 4 ट्रस्टी आपको करना ही पड़ेगा अपॉइंट, उससे नीचे नहीं कर सकते आप, 4 या 4 से ज्यादा कर सकते हो बट 4 से कम नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट है, इफ अ ट्रस्टी कंपनी हैज बीन अपॉइंटेड, समझो अगर 4 ट्रस्टी की जगह कोई कंपनी को अपॉइंट किया गया है, ठीक है, ट्रस्टी ट्रस्टी के लिए कंपनी को अपॉइंट किया गया है, तो उस कंपनी में ना एटलीस्ट 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है, 4 डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड होने चाहिए।
ताकि प्रॉपरली फंक्शन कर सके, क्योंकि 4 ट्रस्टी एटलीस्ट हायर करना है ना, तो 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होने चाहिए अगर कंपनी हायर किया जा रहा है एज अ ट्रस्टी। तो अब जो आएगा पॉइंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द पर्सन अपॉइंटेड एज ट्रस्टी मस्ट बी ऑफ इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का क्या मतलब होता है कि ऑनेस्ट होना चाहिए वो ट्रस्टी, इवन उनका मॉरल वैल्यूज होना चाहिए, कुछ लाइफ में कुछ बोलते हैं ना, एक मॉरल वैल्यू होता है कि मैं किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं करूंगा, मुझे लोगों के लिए काम करना है, ये होता है मॉरल वैल्यूज कुछ जो हम सबकी लाइफ में एक एक होती है, राइट। तो वो उसके पास होने चाहिए। इवन एबिलिटी होनी चाहिए कि कोई भी स्किल या कोई डेवलपमेंट, मतलब वो कोई भी चीज बनाने का या खड़ा करने का उसके पास वो पावर या ताकत होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, राइट। एंड फ्री फ्रॉम एनी इकोनॉमिक ऑफेंस। चलो इंटेग्रिटी है इंसान के पास, एबिलिटी भी है, लेकिन क्या उन्होंने इकोनॉमिक ऑफेंस किया है कि नहीं वो भी तो देखना होगा ना, कि क्या उन्होंने कभी कोई फ्रॉड किया हुआ है मनी को रिलेटेड, या कभी भी उन्होंने फॉर्जरी किया हुआ है। जैसे हर्षद मेहता का अगर आपने मूवी देखा होगा तो हर्षद मेहता के बारे में दिखाया गया था कि उन्होंने चेक बैंक से चेक लेके यहाँ से वहां फॉर्जरी कर करके पैसे रेज किए थे, तो ये इकोनॉमिक ऑफेंस होता है, ठीक है। एंड सिक्योरिटी लॉ वायलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है वो भी चेक किया जाता है, बैकग्राउंड चेक बहुत प्रॉपर होता है ट्रस्टीज का भी, ठीक है। सिक्योरिटी लॉ वायलेशन का मतलब होता है कि जैसे कि वो खुद म्यूचुअल फंड कंपनी है तो वो कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं करवा रहे हैं पीछे से, या वो अपने पावर का यूज करके अपने पैसे का यूज करके मैनिपुलेशन तो नहीं करवा रहे स्टॉक मार्केट के अंदर, राइट। तो ये मनी मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, गोल्ड मार्केट के अंदर, तो ये सारी चीजें भी वो लोग बैकग्राउंड चेक करेंगे, सेबी वाले। स्पॉन्सर को करना जरूरी है, एंड देन ओनली कोई ट्रस्टी ऑन बोर्ड आ सकता है, अपॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नो एएमसी, डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ एन एएमसी shall be eligible to be appointed as a trustee of a mutual fund। मतलब अगर कोई भी असेट मैनेजमेंट कंपनी ऑलरेडी है, या कोई डायरेक्टर है एएमसी के अंदर, या कोई ऑफिसर या एम्प्लॉय है एएमसी के अंदर जो काम कर रहा है, वो कभी भी कोई भी मायने में ट्रस्टी नहीं बन सकता म्यूचुअल फंड का, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एएमसी के अंदर का कोई भी बंदा ट्रस्टी नहीं बन सकता, ठीक है। एंड no person who is appointed as a trustee of a mutual fund shall be eligible to be appointed as a trustee of any other mutual fund। मतलब समझो एक असेट मैनेजमेंट कंपनी है, उनका एक ट्रस्टी है, ओके, उनके चलो 4 ट्रस्टी तो मिनिमम होते हैं, तो 4 ट्रस्टी है, राइट। उसमें से कोई भी चारों में से कोई एक भी या चारों भी है ना, किसी और असेट मैनेजमेंट कंपनी का ट्रस्टी नहीं बन सकते हैं, या कोई और म्यूचुअल फंड बिजनेस का, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और पॉइंट मैंने इधर लिखा नहीं है बट मैं उसको ऐड जरूर करना चाहूंगा कि 2/3 of all the trustees should be independent and should not be having any relationship with sponsor। मतलब अगर एक एएमसी के लिए 6 ट्रस्टी को अपॉइंट किया गया है बाय स्पॉन्सर विद द अप्रूवल ऑफ सेबी, तो उसमें से 2/3 मतलब 4 ट्रस्टी का ना कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए एनी वे, इकोनॉमिकली रिलेशनशिप, दूर का रिलेशनशिप, पास का रिलेशनशिप, कुछ भी नहीं होना चाहिए विद स्पॉन्सर। वरना क्या हो सकता है, वो एक दूसरे के लिए ही काम करने में लगेंगे और फिर कभी भी इन्वेस्टर्स का भला नहीं कर पाएंगे। इस वजह से कम से कम 4 लोग, मतलब 2/3 लोग, कभी भी कोई भी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ध्यान में रखिएगा। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ट्रस्टीज। फर्स्ट है डिफाइंस द फंक्शन ऑफ एएमसी। ये बहुत ईजी, एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे तो आपको समझ जाएगा एएमसी में क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए, कैसे वो फंक्शन करना चाहिए, वो सारी चीजें डिफाइन ट्रस्टी करता है, बताता वही है। सेकंड है इंश्योर्स अपॉइंटमेंट ऑफ की पर्सनल। जितने भी इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज होंगे ना जो एएमसी को प्रॉपरली रन करने वाले हैं, चाहे वो कंप्लायंस ऑफिसर्स हो, एएमसी के हेड हो, या मेजर थिंग्स है ना, वो उसका की पर्सनल का अपॉइंटमेंट ट्रस्टीज ही कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड इज इंश्योर्स कंप्लायंस विद सेबी रेगुलेशंस। सेबी ने जो भी रेगुलेशंस बनाए होंगे, राइट, मार्केट के रिलेटेड, वो सारे कंप्लायंस कराना ट्रस्टीज का काम है। ट्रस्टीज कंप्लायंस ऑफिसर्स के साथ पीरियोडिकली या बहुत लाइक क्लोजली काम करते हैं, ताकि उनके बारे में सारा चीजें वो एक दूसरे के बारे में डिस्कस कर सके, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको रिजॉल्व किया जा सके। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट, जो उनका मेजर काम है ट्रस्टीज का, प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स की क्या नीड है, इन्वेस्टर्स को कोई इशू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सारी चीजों का ध्यान रखना ट्रस्टीज का काम है, उनके इंटरेस्ट में काम करना। फिफ्थ, फाइल्स डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी डीलिंग्स ऑन क्वार्टरली बेसिस। जो भी सिक्योरिटी डीलिंग्स हो रही है बाई एएमसी, राइट, म्यूचुअल फंड कंपनी, जहाँ भी सिक्योरिटी डीलिंग्स हो रही है वो क्वार्टरली बेसिस पे उनका फाइलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ट्रस्टीज करते हैं। इवन जितने भी कंप्लेंट्स उनको आ रहे होंगे, राइट, इन्वेस्टर्स के थ्रू, या जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे, उनको पीरियोडिकली रिव्यू करना भी काम ट्रस्टी का ही है, वही करते हैं, ठीक है। एंड समझो कोई कंप्लेंट्स है तो उसके ऊपर है ना करेक्टिव एक्शन लेना भी ट्रस्टी का ही काम है, उसको रिजॉल्व करना, उसके ऊपर सही एक्शन लेना। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई वायोलेशन हो जाता है चीज का, तो उसके लिए सेबी को इन्फॉर्म करना भी काम ट्रस्टी का ही है, ठीक है।
ensures that the trust property is properly protected, held and administered. ट्रस्ट का जो प्रॉपर्टी है ना, जो म्यूचुअल फंड का जो असेट है, प्रॉपर्टी है, उसको प्रॉपरली प्रोटेक्ट करना, उसको उसके ऊपर एक ग्रिप बना के रखना और उसको सही से चलाना, ये सारा काम ट्रस्टी का ही होता है, उसके ऊपर कंप्लीट फोकस रहता है ट्रस्टी का, ठीक है। एंड लास्ट वन, द ट्रस्टी शैल फाइल हाफ ईयरली रिपोर्ट्स टू सेबी, मतलब ये जो भी चीजें हो रही है उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनानी है और एवरी 6 मंथ्स मतलब हाफ ईयरली उनको है ना सेबी को फाइल करनी है और भेज देनी है। एएमसी, असेट मैनेजमेंट कंपनी, असेट मैनेजमेंट कंपनी का क्या काम क्या होता है कि जो भी म्यूचुअल फंड का बिजनेस है उसका डे टू डे ऑपरेशंस, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज को हैंडल करना, उसके ऊपर काम करना, राइट। एंड द स्पॉन्सर एंड और द ट्रस्टी, इन दोनों ने ट्रस्ट डीड पे ऑथराइजेशन लिया हुआ है, राइट। एंड ये दोनों में से कोई भी मिलके या साथ में मिलके भी अपॉइंट कर सकते हैं किसको, एएमसी को, विद द अप्रूवल ऑफ सेबी। तो एएमसी को अपॉइंट करने का काम या तो ट्रस्टी या तो स्पॉन्सर का हो सकता है। अब कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, राइट, एएमसी को भी हायर करने का। तो उसमें सबसे सबसे पहला है, द एएमसी नीड टू हैव अ मिनिमम नेटवर्थ ऑफ ₹50 करोड़। नेटवर्थ का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जितना भी इनिशियल कैपिटल होता है, राइट, जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया रहता है, उसके साथ अगर कुछ रिजर्व्स रखा गया है, अलग से पैसा रखा गया है सेफर साइड के लिए, वो सारा मिलाओ। उसके बाद जितना भी लॉसेस हुआ है या होने वाला है, राइट, उन सबको माइनस करो, तब पता चलता है कि नेटवर्थ क्या है। मतलब असेट्स माइनस लाइबिलिटीज अगर मैं कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा एग्जैक्ट नेटवर्थ क्या है। ओके, तो वो 50 करोड़ का मिनिमम होना चाहिए, तभी तभी आप असेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए अपॉइंट हो सकते हो। सेकंड, द अपॉइंटमेंट ऑफ एन एएमसी कैन बी टर्मिनेटेड, मतलब समझो कोई एक एएमसी अपॉइंट हो चुकी है लेकिन वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, कुछ इशू हो रहा है, तो वो है ना कभी भी टर्मिनेट किए जा सकते हैं दो तरीकों से। पहला है कि अगर मेजोरिटी ऑफ ट्रस्टीज अगर मान गए कि इनको टर्मिनेट कर देना चाहिए तो हो जाएगा। समझो 6 ट्रस्टी है, उसमें से अगर 4 ट्रस्टी मेजोरिटी में बोल दिए कि हाँ इनको टर्मिनेट करो, तो ऑन द स्पॉट उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। और समझो अगर ट्रस्टीज टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, एएमसी बहुत प्रॉब्लम्स दे रही है यूनिट होल्डर्स मतलब हम जैसे इन्वेस्टर्स को, तो इन्वेस्टर्स भी क्या कर सकते हैं, एकजुट होकर 75% अगर इन्वेस्टर्स एकजुट हो जाएं और सेबी को अप्रूवल दे, सेबी को रिपोर्ट करें, तो विद द अप्रूवल ऑफ सेबी इजीली एक एएमसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। मतलब समझो ट्रस्टीज कुछ कर नहीं रहे, एएमसी बार बार कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं इन्वेस्टर्स के साथ, और इन्वेस्टर्स अचानक से 75% इन्वेस्टर्स उस म्यूचुअल फंड कंपनी के एक साथ जुट होकर सेबी को रिपोर्ट करते हैं, तो विद द अप्रूवल उनको टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। मेजोरिटी ऑफ ट्रस्टीज मिलके एएमसी को टर्मिनेट कर सकते हैं और 75% ऑफ यूनिट होल्डर्स मतलब इन्वेस्टर्स अप्रूवल लेके सेबी का टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड, the directors of the EMC needs to be a person having adequate professional experience in the field of financial services, ठीक है। अभी ऑब्वियसली अगर आपको एक म्यूचुअल फंड कंपनी चलानी है तो फाइनेंस का नॉलेज तो होना चाहिए, राइट। तो जो भी डायरेक्टर्स एएमसी में अपॉइंट होने वाले हैं ना, उनको खुद को हेवी नॉलेज होना चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। एंड इन्होंने कभी भी कोई भी गलत फ्रॉड नहीं किया होना चाहिए, इन्होंने कभी इनसाइडर ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने की ट्राई नहीं किया होना चाहिए, या कोई भी ऐसा जिस कम्युनिटी के लिए वो काम करें उसके लिए कुछ भी ऐसा अपने मॉरल एथिक्स वगैरह कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए जिससे उस कम्युनिटी को ठेस पहुंचे, ठीक है। एकदम क्लीन होने चाहिए वो डायरेक्टर्स। इवन ट्रस्टीज बहुत क्लीन होने चाहिए अपॉइंट होने से पहले, स्पॉन्सर्स क्लीन होने चाहिए, तभी जाके वो अच्छा काम करेंगे, राइट, इन्वेस्टर्स के लिए। अगर उनके मन में ही फ्रॉड है या उन्होंने कुछ गलत किया हुआ है इन द पास्ट, तो उनको कैसे दिया जाए एक मौका कि आगे फ्यूचर में कुछ अच्छा काम करो, राइट। तो वो चीजों का बहुत ध्यान रखता है सेबी। एटलीस्ट 50% ऑफ द डायरेक्टर्स शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, नॉट एसोसिएटेड विद द स्पॉन्सर और द ट्रस्टीज। जैसे हमने ट्रस्टीज के लिए भी देखा था, राइट, कि 2/3 ऑफ द ट्रस्टी शुड बी इंडिपेंडेंट, राइट, उनका कोई भी रिलेशन स्पॉन्सर के साथ नहीं होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पर असेट मैनेजमेंट कंपनी में जो भी डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे ना, उसमें से 50% इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मतलब अगर 4 डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हैं तो 2 कम से कम इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जिनका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए स्पॉन्सर के साथ या ट्रस्टी के साथ, ताकि एक मेजोरिटी उनके पास भी रहे कि कुछ भी गड़बड़ होगी तो हम लोग भी अपना स्टैंड ले सकते हैं, राइट। एंड ये इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो आई होप आपको असेट मैनेजमेंट कंपनी समझ में आ गया हो कि उनका काम क्या होता है, वो एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका क्या है उनको अपॉइंट करने के लिए। कस्टोडियन, कस्टोडियन के बारे में जान लेते हैं। द कस्टोडियन हैज कस्टडी ऑफ असेट्स ऑफ द फंड। जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है ना, उनके पास जितने भी असेट्स है ना, उसका कस्टडी है ना कस्टोडियन के पास होता है। और कस्टोडियन ही है ना ऑल ट्रांजेक्शन्स को सेटल करता है म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बिहाफ पे,
ठीक है। कस्टोडियंस है ना ऐसे ही हायर नहीं हो जाते हैं, कस्टोडियंस को ना अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है अंडर द सेबी कस्टोडियन रेगुलेशंस एक्ट 1996। विदाउट रजिस्ट्रेशन कस्टोडियन को अपॉइंट नहीं किया जा सकता, एंड कस्टोडियन अपॉइंट किया जाता है बाय ट्रस्टीज। आपको अपॉइंटमेंट का अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, मैं एक बार वापस से रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहला होता है स्पॉन्सर, स्पॉन्सर अपॉइंट करता है ट्रस्टी को, और उन वो जो अपॉइंटमेंट होता है उसके बीच में जो एग्रीमेंट बनता है उसको ट्रस्ट डीड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है एएमसी, एएमसी को कौन अपॉइंट करता है, या तो स्पॉन्सर या तो ट्रस्टी, एंड ट्रस्टी और किसको अपॉइंट कर रहा है, कस्टोडियन को अपॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। सेकंड, द कस्टोडियन आल्सो ट्रैक्स कॉर्पोरेट एक्शन सच एज डिविडेंड्स, बोनसेस एंड राइट्स इन कंपनीज वेयर द फंड हैज इन्वेस्टेड। समझो म्यूचुअल फंड स्कीम ने, एक म्यूचुअल फंड मैनेजर ने क्या किया है कि रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी एंड मेनी मोर कंपनीज में इन्वेस्ट करके एक इक्विटी का म्यूचुअल फंड स्कीम बनाया है। ठीक है, कंप्लीट इक्विटी का। अब है ना जितना भी डिविडेंड्स या बोनसेस अनाउंस किए जाएंगे इन सारी कंपनीज के द्वारा ना, उसको ना कस्टोडियन ही ट्रैक करेगा। ठीक है, तो ये उनका ही काम होता है। ये में भी आपको एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है, ध्यान में रखें। एज पार्ट ऑफ दिस रोल द कस्टोडियन नीड्स टू एक्सेप्ट एंड गिव डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज फॉर द परचेज एंड सेल ट्रांजैक्शंस ऑफ द वेरियस स्कीम्स ऑफ द फंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टोडियन का काम एक और होता है कि समझो कस्टोडियन के पास सारे असेट्स हैं, राइट। तो अगर आज मुझे मन हुआ कि मैं कोई चीज है ना जो मेरे पास म्यूचुअल फंड स्कीम में, मैं उसकी यूनिट्स कुछ बेच दूं, मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं जब बेचूंगा ना, तो उसका जो डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज, जो डिलीवरी ऑफ यूनिट्स ये होगा ना, वो मुझसे ले लिया जाएगा, एंड बाद में पैसा मुझे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये काम कस्टोडियन का ही होगा। अगर मैं समझो वापस एक महीने बाद वापस से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं वापस से खरीदता हूँ, तो फिर वो डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज भी मुझे कस्टोडियन ही देगा, राइट। आरटीए एंड डिपॉजिटरी, आरटीए का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या है ये आरटीए। The registrar and transfer agency, which is a part of, which is a big part of this unit, maintains investor records as well as allows or redeems units, processes purchase, redemptions, which request dividends, etc. So ना ये जो आरटी का काम है ना, आरटीए का काम खुद एएमसी भी कर सकती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी कर सकती है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आरटीए हायर करना है, अपॉइंट करना है, बट अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनी चाहे तो आरटीए को भी हायर करके अपॉइंट करके रख सकती है ये सारे कामों के लिए। अब इसमें क्या काम कर रहा है आरटीए, आरटीए ना सारे इन्वेस्टर्स के रिकॉर्ड्स रखता है कि उन्होंने कितने यूनिट्स खरीदे, कितने यूनिट उन्होंने रिडीम किए, कितने यूनिट उन्होंने स्विच किए। कभी कभी है ना बहुत लोग ना लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेटर ऑन उनको ना थोड़ा बहुत एनालिसिस करके या थोड़ा बहुत वीडियोस देख के पता चलता है कि यार मिड कैप में करना चाहिए, या फिर मिड कैप से स्मॉल कैप में, या स्मॉल कैप से लार्ज कैप में करना चाहिए, मेरा इतना रिस्क एपेटाइट नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, स्विच रिक्वेस्ट डालते हैं, राइट। तो उस टाइम पे है ना ये स्विचिंग का जो ट्रांजैक्शन है उसका भी रिकॉर्ड आरटीए रख रहा है, यूनिट्स का भी रिकॉर्ड, रिडीम, परचेज, ठीक है, ये सारी चीजों का रिकॉर्ड्स आरटीए रख रहा है। इवन डिविडेंड्स का रिकॉर्ड आरटीए रख रहा है, एक्सेट्रा। सेकंड, इट आल्सो जनरेट्स द अकाउंट स्टेटमेंट दैट एन इन्वेस्टर रिसीव्स। हमको है ना अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड होगे तो हमको हमारे मेल पे ना मंथली वाइज लाइक ये आता है, स्टेटमेंट आता है कि आपने कौन से फंड में इन्वेस्ट करके रखा है, कौन से स्कीम में, एंड उसका भी वैल्यू क्या चल रहा है, आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट करके रखा है, कौन से डेट को, राइट। सो वो स्टेटमेंट भी आरटीए के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। And the last, the appointment of RTA is done by the AMC. All RTAs need to register with SEBI. जैसे मैंने आपको बताया कस्टोडियन को भी सेबी के साथ रजिस्टर होना पड़ता है, वैसे आरटीएस को भी सेबी के साथ रजिस्टर होना पड़ता है। तो अगर आप नोटिस कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड का जो इंडस्ट्री है उसको कितना सेफ और सिक्योर बनाने की कोशिश की गई है। हर एक को सेबी के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। इट मीन्स कि आप सब इन सबको अपने काम का प्रॉपर नॉलेज होने वाला है, तभी ये जाके इतनी बड़ी इंडस्ट्री को रन कर सकते हैं, ताकि ये बेनिफिट दे पाए इन्वेस्टर्स को, कोई फ्रॉड ना हो पाए। नेक्स्ट चलते हैं डिपॉजिटरी की तरफ। A depository is an institution which holds the securities in dematerialized or electronic form on behalf of investors. तो आपने अभी तक नोटिस किया था कस्टोडियन क्या कर रहा था, सारे असेट्स को हैंडल कर रहा था, राइट। तो ना अगर ये जो डिपॉजिटरी का काम होता है मोस्टली डायरेक्ट सेलिंग एंड परचेजिंग में होता है। तो समझिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आप ना शेयर मार्केट में फर्स्ट टाइम आते हो, अब तो ऑफलाइन इतना बंद हो गया है, पहले जमाने में क्या होता था कि अगर आपको रिलायंस का एक शेयर खरीदना था तो आप पैसे देते थे, तो रिलायंस का ना एक शेयर सर्टिफिकेट आपको मिलता था इन द फॉर्म ऑफ पेपर। ठीक है, वो आप अपने घर में स्टोर करके रखते थे। लेकिन क्या होता था ना, लोग भूल जाते थे, कभी वो फट जाता था, खराब हो जाता था, तो फिर उनका पैसा डूब जाता था एक तरीके से। लेकिन ना जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, डीमैट अकाउंट बनने लगे, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में अब उनके शेयर्स मिलते हैं।
सो ना इसीलिए डीमैट अकाउंट को प्रिफर किया जाता है अभी इंडिया में या कहीं भी पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड में डीमैट अकाउंट में लोग ज्यादा प्रिफर करते हैं। इसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपका, डिजिटल फॉर्म में आपका शेयर्स या गोल्ड बॉन्ड या कुछ भी आप ले रहे हैं ना, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक जगह स्टोर होकर रखता है। अब उसके लिए भी दो इंस्टीट्यूशन है, डिपॉजिटरी है इंडिया में जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। एक का नाम है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड विच इज एनएसडीएल, एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड विच इज सीडीएसएल। इसमें से एक में मैंने पर्सनली काम किया है 2016-17 के बीच में, 1.5 साल के लिए मैंने इसमें काम किया था एनएसडीएल में। इसमें है ना पैन कार्ड, शेयर्स के बारे में, एनपीएस, गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं ना बॉर्डर वगैरह पे जो हमारे आर्मी वगैरह काम करते हैं या सीआरपीएफ वाले होते हैं, इन सबका ना पेंशन वगैरह स्कीम यही मैनेज करती है कंपनी। तो इट इज अ वेरी रनाउंड कंपनी एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। यहाँ पर ही हम सबके ना जितने भी हम लोग ने शेयर्स खरीदे उसको डीमटेरियलाइज फॉर्म में ये लोग सिक्योर करके रखते हैं। तो समझो हम कल जाके बेचते भी है ना अगर कोई शेयर, तो इन्हीं लोग वापस देते हैं वो शेयर को एक तरीके से, और जो खरीदता है उनको मिल जाता है वो। ठीक है। सो आई होप आरटी और डिपॉजिटरी में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई भी कंसेप्ट में से आपको कहीं भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, सो दैट मैं आपको उसका आंसर ऑन द स्पॉट दे पाऊं, ताकि आप एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम में ना आए। ठीक है। और जो भी एग्जाम्स दे रहे गाइस, अगर आपका एग्जाम अच्छा जाता है, आप पास होते हैं, तो डेफिनेटली इस वीडियो पे आके प्लीज एक लाइक या फिर कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि लोगों को लगे कि हम रियली में अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, एंड ये हेल्प कर रहा है कि नहीं आपको एग्जाम्स में। ठीक है। एम्फी एंड इट्स रोल एंड फंक्शन। एम्फी का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। एम्फी एग्जैक्टली क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनीज है, उनकी असेट मैनेजमेंट कंपनीज है, राइट, वो असेट मैनेजमेंट कंपनी सारी रजिस्टर होती है एम्फी के पास। ओके। एम्फी एक तरीके से आप समझ लीजिए फादर है इन सब का, जो ध्यान देती है कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करें, वो अवेयरनेस पहुंचाए सब तरह की म्यूचुअल फंड्स एग्जैक्टली क्या है। राइट, आपने वो एड भी सुना होगा ना, म्यूचुअल फंड सही है, काफी बार आपने उसके बारे में देखा होगा। तो वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम रन करती है एमफी, जिससे ना इंडिया के लोगों को पता चले कि एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड क्या है। और उसके साथ ना एमफी देखती है कि डिस्क्लेमर भी जाए प्रॉपरली, कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप चेक कर लीजिए सारी लीगल डॉक्यूमेंट्स, स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि उसमें रिस्क भी हो सकता है। सो ये सारी चीजों का एमफी प्रॉपरली प्रमोशन करती है। और इवन जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर, अभी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जाम दे रहे हो, तो इसके लिए भी वो प्रमोट करती है कि लोग आके एग्जाम्स दे, ताकि वो एमफी उनको एआरएन नंबर प्रोवाइड कर सके, एंड ज्यादा से ज्यादा लोग को फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। अब इनकी कुछ रोल्स एंड फंक्शंस है, उसके बारे में एक एक करके जानते हैं। First, to define and maintain high professional and ethical standards in all areas of operation and mutual fund industry। ये ध्यान रखती है कि ना एकदम प्रोफेशनलिज्म बना रहे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर, सारे एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो हो इन ऑल एरियाज ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, कोई भी गड़बड़ ना हो। दूसरा, बेस्ट से बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस को प्रमोट और रिकमेंड करने की पूरी कोशिश करती है, एंड एकदम बेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है सेबी से बातचीत करके म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, ताकि फेयर प्रैक्टिसेस चलती रहे, इन्वेस्टर्स को भी कोई गलत इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड की जाए। ठीक है, इन्वेस्टर्स के सामने सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रखा जाए, जैसे कि कोई म्यूचुअल फंड कंपनी कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाली है, कौन से कमर्शियल पेपर्स में इन्वेस्ट करी है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, क्या रिटर्न्स उन्होंने जनरेट किया है आज तक, कौन है प्रमोट उस म्यूचुअल फंड का मैनेजर, उस म्यूचुअल फंड स्कीम का मैनेजर, एक्सपेंस रेशियो लोग क्या ले रहे हैं। राइट, सो ये सारी चीजें आपको प्रॉपरली ट्रांसपेरेंट फॉर्म में दिखाने की पूरी कोशिश की जाती है, और ये रूल्स एमफी एंड सेबी मिलकर सेट करते हैं। ठीक है। थर्ड, एमफी का एक और काम होता है कि वो ना गवर्नमेंट को, सेबी को एंड आरबीआई को है ना हर एक चीज के बारे में बताए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, और उनको रिप्रेजेंट भी करे। ये तीनों को मिला के है ना ये रिप्रेजेंटेशन एमफी करती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए। ठीक है। फोर्थ, टू अंडरटेक नेशन वाइड इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम। मैंने आपको कहा ना, राइट, म्यूचुअल फंड सही है करके कैंपेन चला रहे हैं एमपी, एंड इन्वेस्टर्स को भी लाइक हर जगह है ना फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो आप इस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम के लिए जो आज प्रिपेयर भी आप कर रहे हैं ना, इसका रीजन भी एमपी है, क्योंकि एमपी ही प्रमोट करवा रहा है कि लोगों को जल्द से जल्द लोग फाइनेंशियली लिटरेट बने, लोगों को समझ में आए कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, कोई गलत धारणा लोग लेके कोई इन्वेस्ट ना करे, लोग एडुकेट होके इन्वेस्ट करें। ठीक है। एंड फिफ्थ, टू रेगुलेट कंडक्ट ऑफ distributors including disciplinary actions, cancellation of ARN for violations of code of conduct। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन चुका हूँ, मेरे पास एक ARN नंबर है, राइट, तो मुझे है ना राइट इन्फॉर्मेशन देने की पूरी अधिकार है कि मैं राइट इन्फॉर्मेशन दे के लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करूं म्यूचुअल फंड स्कीम्स का। लेकिन अगर मैं अपनी बेनिफिट के लिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होके गलत गलत लाइक नॉलेज दे रहा हूँ किसी इन्वेस्टर को,
या उनको जबरदस्ती का कोई एक स्कीम बेचना चाह रहा हो जो उनके लिए अच्छा नहीं है और उनको लेटर ऑन पता चलता है और उन्होंने कंप्लेन कर दिया मेरे बारे में, तो ऑन द स्पॉट एमफी आफ्टर प्रॉपर वैलिडेशन मेरा एआरएन नंबर कैंसिल कर सकती है इवन आपका। एंड कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, सजा भी मिल सकती है, क्योंकि आपका काम था लोगों के लिए हेल्प करना, ना कि उनका फायदा उठाना अपने फायदे के लिए, राइट। एज अ टीचर आपका कभी भी काम नहीं होता कि आप बच्चों को गलत दिशा में लेके जाओ, राइट। तो ये एक हो गया। एंड द फिफ्थ लास्ट पॉइंट इज बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एम्फी इज नीदर अ रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेटरी बॉडी का मतलब क्या होता है, जो हर एक को ना रेगुलेट करके चलता है, जैसे आरबीआई सारे बैंक्स का रेगुलेटर है, राइट। वैसे एम्फी है ना, रेगुलेटर नहीं है, यहाँ पर सेबी रेगुलेटर रहेगा, लेकिन एम्फी बस एक हेल्प करने की कोशिश कर रहा है सेबी को, ताकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ऊपर वो ध्यान दे सके। नीदर इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी नॉर इट इज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये एमसीक्यू के फॉर्म में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और मैंने नीचे नोट में लिखा है एमफी का फुल फॉर्म, तो ये प्लीज आप ध्यान में रखिएगा कि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। एमसीक्यू टाइम आ गया है, तो आपका एमसीक्यूज पे पूरा फोकस करना है गाइस। प्लीज एमसीक्यूज किसी भी चैप्टर का स्किप मत करिएगा, बिकॉज आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, राइट, उसके ही रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज बना के रखे हैं 10 क्वेश्चन, सो दैट आप उसको इम्प्रॉम्प्टली वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। अगर आपका राइट आंसर आ रहा है, इसका मतलब आप ऑलरेडी उस टॉपिक को प्रॉपरली समझ चुके हैं। अगर आप सही आंसर नहीं दे पा रहे हैं, राइट, 8 to 9 आंसर सब सही नहीं दे पा रहे हैं, 10 आंसर सही नहीं दे पा रहे, तो एक बार वापस से वीडियो आप देख सकते हैं। और एक वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो अगर आप पूरा देख लेते हैं ना, तो फिर आपको दोबारा से पीडीएफ पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या कर सकते हैं, आफ्टर 12 चैप्टर्स जो हम एक 100 एमसीक्यूज वाला एक वीडियो बनाएंगे, उसको भी अटेंड कर देंगे और फिर एग्जाम में चले जाएंगे, आप इजीली पास हो जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है, हर वीडियो को प्रॉपरली देखिए। Question 1. Mutual funds are constituted as trusts in India. Who are the beneficiaries of the trust? Option A, employees. Option B, distributors. Option C, unit holders. Option D, trustees. Yes, guys, the correct option is unit holders. Question 2. Who handles the day-to-day management of the mutual fund? Option A, asset management company. Option B, registrar and transfer agency. Option C, mutual fund trustees. Option D, unit holders. The correct answer is option A, asset management company. Question 3. Whose job is it to track the various corporate actions like bonus, dividend, or rights issue in companies where the mutual fund scheme has invested? Option A, registrar and transfer agency. Option B, custodian. Option C, auditors. Option D, unit holders. The correct option is option B, custodian. Registrar and transfer agency function must be independent of the asset management company and it cannot be retained in-house. State whether this statement is true or false. Option A, true. Option B, false. Yes, guys, the correct option is option B, false. With which agency are the mutual fund distributors registered? Option A, SEBI. Option B, fund accounting team. Option C, depositories. Option D, AMFI. The correct answer is option D, AMFI. Question 6. AMFI is neither a regulatory body nor a self-regulatory organization, which is SRO. State whether it is true or false. Option A, true. Option B, false. The correct answer is option A, true. 7th. What is the minimum percent of net worth of the AMC to be constituted by sponsors? Option A, 40%. Option B, 60%. Option C, 45%. Option D, 65%. The correct answer is option A, 40%. Question 8. Who among the following ensures compliance with SEBI regulations and defines functioning of the AMC? Option A, sponsors. Option B, custodian. Option C, trustees. Option D, depository. The correct answer is option C, trustees. 9th. Who makes the application to SEBI for registration of a mutual fund? Option A, sponsor. Option B, registrar. Option C, custodian. Option D, both B and C. The correct answer is option A, sponsor. 10th. Which of the following is rated by a credit rating agency? Option A, equity shares. Option B, equity oriented mutual funds. Option C, debt mutual funds. And ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा ऐसे टाइप के क्वेश्चन। आंसर इज ऑप्शन सी, डेट फंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप आप लोग ने एमसीक्यूज में 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक बटन दबाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस प्लेलिस्ट को ट्रैक करते रहिएगा, क्योंकि मैं इसमें और भी इसके रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूंगा। टोटल 12 चैप्टर हैं, तो 12 वीडियोस आएंगी विद एमसीक्यूज। आप वीडियोस देख सकते हैं और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप एग्जाम्स को इजीली पास कर जाएंगे। मैंने जो कुछ भी कवर किया है वो लगभग पूरा सिलेबस है,
एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स जो भी आपके NISM म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, उनको बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इतना बड़ा PDF पढ़ने से अच्छा है कि वो हमारे वीडियोस देख लें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा उनके दिमाग में अच्छे से इमेजिनरी बन जाएगा, ताकि वो MCQs इजीली कर पाएँ। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद।